नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 भारतीय अर्थतंत्र। भारतीय अर्थतंत्र वाले पॉइंट में विद्यार्थी मित्रों आज हम प्राचीन भारत की चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे भाग में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में विद्यार्थी मित्रों अर्थात कि हिंदुस्तान, प्राचीन भारत अर्थात हिंदुस्तान। ठीक है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा ये तो आपको अगले वीडियो में पता चल चुका है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको जानकारी मिल चुकी है। हिंदुस्तान में विश्व की दो महान प्राचीन संस्कृतियां हैं। हिंदुस्तान में विश्व की दो महान प्राचीन संस्कृतियां कौन कौन सी? सिंधु घाटी की संस्कृति और आर्य संस्कृति। अगर आपको विद्यार्थी मित्रों प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की दो महान संस्कृतियां प्राचीन बताइए, तो कौन सा आप बताओगे? सिंधु घाटी की संस्कृति और आर्य संस्कृति। प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि विश्व के देश आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी देखने को मिलती है। यह देश विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों वाला देशों में से एक था। ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त संस्कृति के अवशेषों से सिद्ध होता है। हमने पिक्चर भी देखी है, हमने सीरियल भी देखा है, हमने पढ़ा भी है, पुराण ग्रंथों में भी पढ़ा है कि कहीं पर अगर खनन कार्य चालू है, खुदाई का काम चालू है और उसके अंदर से जो भी हड्डियाँ, जो भी मूर्तियाँ, जो भी पत्थर रत्न प्राप्त होते हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है यह किस समय की है, किस जमाने की है और किस शासन प्रणाली के समय यह क्या है। तो उससे हमें पता चलता है कि इसकी जानकारी उसके बारे में। भारत के किसान साहसी और समृद्ध थे। भारत के उद्योगों का विश्व में डंका बजता था। भारत कपड़ा, पटसन, कोयला, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ उद्योग ऐसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित था। ऐसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में क्या था? विकसित देखने को मिलता था। भारत सूती कपड़े के उत्पादन एवं निर्यात क्षेत्र में अग्रसर स्थान था। सूती कपड़े में अग्रसर स्थान था। प्राचीन काल में विदेश जाने के लिए खूब असुविधा होने के कारण प्राचीन काल में विदेश जाने के लिए बहुत रुकावट, बहुत असुविधा देखने को मिलती थी। इसके बावजूद भी भारतीय व्यापारी जल मार्ग के द्वारा विश्व के देशों में भारत के काली मिर्च मसाले, तेज पत्ता, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, गर्म कपड़े इत्यादि का विक्रय खूब बड़ी मात्रा में करके और अधिक मुद्रा कमाया करते थे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अंततः ऐसा कहा जा सकता है कि भारत कृषि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में विकसित था, जो कि आर्थिक संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। अब आर्थिक संपन्नता का प्रतीक में अगर हम देखें तो उसमें रोजगार का ढांचा देखने को मिलता है। अब रोजगार के ढांचे में विद्यार्थी मित्रों आपको 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें तो कैसे? तो प्राचीन मतलब भारत की कृषि खूब वैविध्यपूर्ण और समृद्ध थी, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र क्या था? स्वावलंबी था। क्या था? गांव के लोग स्वावलंबी थे। क्यों थे स्वावलंबी? क्यों थे? क्योंकि उनके आवश्यकताएं कम थी, उनकी ज़रूरतें कम थी। लेकिन आज लोग स्वावलंबी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा है। लोग घड़ी की सुई की तरह आज भागते हैं। लोग दिन डूबने या दिन के सूर्य निकलने के साथ नहीं चलते हैं, लोग घड़ी की सुई के साथ चलते हैं, उसके कांटे के साथ चलते हैं। इस तरह लोगों की परेशानियां भी आज ज़्यादा है क्योंकि आवश्यकताएं ज़्यादा है। आज लोग भौतिक सुख सुविधा के साथ अधिक मात्रा में जुड़ चुके हैं। इसके लिए समस्याओं का सामना भी उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। प्राचीन समय में व्यक्ति खेती करता था, जो भी फसल का उत्पादन होता था उसे ग्रहण करता था और उसमें ही संतुष्ट रहता था। उसकी आवश्यकताएं कम थी, उसकी ज़रूरतें कम थी, उसके बाद दुख कम थे, तकलीफ़ें कम थी। लेकिन आज नए और उस ज़माने में पिज़्ज़ा क्या होता है, बर्गर क्या होता है, इन लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं होता है कि बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग तो छोड़ो, बच्चे खुद बोलते हैं आज कुछ नया, आज कुछ नई जगह। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों भारतीय किसान
स्वावलंबी, समृद्ध और कृषि क्षेत्र स्वावलंबी थे। ग्रामीण आबादी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, कपड़ा, जूता, पशुपालन, कृषि जन्य वस्तुओं का उत्पादन करता था और जिसके कारण उनका जीवन अत्यंत सुखाकारी देखने को मिलता था। इस तरह से दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, उद्योग। उद्योग में हम देखेंगे टी राय चौधरी के मतानुसार 19वीं सदी के पूर्व भारत औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला अग्रसर देश था। भारत मुख्य रूप से सूती कपड़ा, मलमल कपड़े का निर्यात करता था। क्या करता था? सूती कपड़ा, मलमल कपड़े का निर्यात करता था। कच्चा रेशम करने वाला अग्रसर देश था। क्या इसके अतिरिक्त इसका उत्पादन करता था? भारत में कच्चा रेशम, गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ, नील इत्यादि का उत्पादन एवं निर्यात भारत द्वारा किया जाता था। ठीक है, भारत क्या करता था? देखो, औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला अग्रसर देश था। भारत में मुख्य रूप से सूती कपड़ा, मलमल कपड़े का निर्यात होता था। विद्यार्थी मित्रों, निर्यात और आयात किसे कहते हैं? आयात मतलब हम अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे देश से मंगवाते हैं। निर्यात मतलब हम अपने देश से उत्पादित वस्तु को दूसरे देश में विक्रय करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ सूती कपड़ा और मलमल कपड़े के साथ साथ भारत जो है वह गर्म कपड़े, शॉल, ताड़पत्री, मूर्तियाँ, नील इत्यादि का उत्पादन और निर्यात भी करता था। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र। लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व प्राचीन भारत में विविध चिन्ह वाले, निशान वाले सिक्के बनाए जाते थे। विशेषकर इस समय विविध व्यापारिक गतिविधियां एवं शहरी विकास हेतु सीमा चिन्ह रूप कामकाज किया जाता था। ठीक है, तो राजकीय एकता, सामर्थ्य, सैन्य सुरक्षा के कारण कृषि उत्पादकता व्यापार में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई, जैसे लोथल में पाई गई नगर व्यवस्था का सबूत देखने को मिलता है। क्योंकि लोथल के अंदर जो व्यापारिक केंद्र था, जो चीज वस्तुओं का विक्रय होता था, उसके आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग उस वस्तु का क्रय विक्रय और लेन देन किया करते थे। अब विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में आर्थिक इतिहासकार अंगुस मेडिसन के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थतंत्र था। मौर्य राजा के समय काल में, किसके समय काल में? मौर्य राजा के समय काल में भारतीय अर्थतंत्र में अनेक महत्वपूर्ण और विकास लक्षी निर्णय किए गए। और ये एक ऐसा समय था कि जब संपूर्ण भारत किसी एक राजा के आधिपत्य था। आज तो देश के अंदर मंत्री, नेता, अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय में खाली एक ही राजा हुआ करता था। उनके सैनिकों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा देश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उसे पूरा करवाया जाता था। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, 16वीं सदी के मुगल शासन दौरान भारतीय अर्थतंत्र विश्व की कुल आय का 25% हिस्सा रखती थी। कितना प्रतिशत हिस्सा रखती थी? 25% हिस्सा रखती थी। कौन रखती थी? कौन रखती थी? मुगल शासन के समय में 16वीं सदी का समय काल था। भारतीय अर्थतंत्र विश्व की कुल आय का 25% हिस्सा रखता था। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, 16वीं सदी का समय, मुगल शासन का समय, भारतीय अर्थतंत्र पूरे विश्व में 100% होता है, तो 100% में से 25% हिस्सा भारतीय अर्थतंत्र के पास हुआ। जबकि 17वीं सदी के अंत तक मुगल शासन का विकास हुआ और दक्षिण एशिया का 90% शासन उनकी सत्ता के क्या हो गया? अधीन, उनके कब्जे में आ गया, और जिसके कारण एक समान कर चुंगी लगाई गई। और 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय 10 करोड़ पाउंड हो गई। कितना हो गया? 10 करोड़ पाउंड देखने को मिली। और उसके बाद विदेशी प्रजा
का व्यापार के संदर्भ में भारत में आगमन देखने को मिलता है और इस प्रकार भारत के तमाम क्षेत्रों में स्वर्ण काल के लक्षण दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्राचीन भारत का पॉइंट हमारा पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थतंत्र की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।